हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कौशल मैथ्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन लेंगे। तो ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 28 जुलाई 2013 में। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। हमें बताना है कि मुक्त अंत वाला कौन सा प्रश्न है इनमें से। देखो, मुक्त अंत वाला प्रश्न वो होता है जिसमें बच्चे को कोई बाउंडेशन नहीं होती है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रश्न इसमें से हमें ढूंढना है कि मुक्त अंत वाला कौन सा प्रश्न है। पहला हमारे पास दिया है 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है। देखो, इसमें अगर मैं 7 में से 2/7 माइनस करूँगा तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर आएगा, तो ये तो हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं होगा। दूसरा है हमारे पास 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हैं। आरोही क्रम में उतनी संख्या आएंगी जितनी ये फिलहाल हैं हमारे पास, तो ये भी मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है। कौन सा बड़ा है, इनमें से भी हम एक ही संख्या मिलेगी हमें, या तो ये मिलेगी बड़ा या फिर ये, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखिए। अब 2.7 से बड़ी इसमें कुछ भी बता सकते हैं, वो 2.8 भी बड़ी है। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि 11.2 ये भी इससे बड़ी है। ठीक है, कुछ भी बता सकते हैं, 100 भी इससे बड़ी है। तो पूछ रहे हैं कि 4 संख्याएं लिखी हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। ठीक है, कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनको क्या है, सरल आकृतियाँ और उसके लंबे और किनारों, ठीक है, उसकी लंबाइयाँ और किनारों से परिचित कराना है। तो इनमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे श्यामपट्ट का तल, जियो बोर्ड, थ्री डी स्लाइड्स के नोट्स। ठीक है, सॉलिड्स लिखा हुआ है, थ्री डी नहीं, सॉलिड्स ही है। ठीक है, थ्री डी सॉलिड्स यानी कि थ्री डी शेप्स होती हैं हमारी इस तरह से ना, उनके नेट्स या फिर क्यूब्स। इसमें से बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा जियो बोर्ड। ठीक है, क्योंकि जियो बोर्ड से हम बच्चों को आसानी से सरल आकृतियों के बारे में, उनके किनारों के बारे में हम आसानी से समझा सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा जियो बोर्ड। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित कक्षा निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। ये सवाल दे रखा है, कक्षा 5 की बुक से दे रखा है। यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 और 235 सेमी। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो ये बताना है इसमें में। तो पहला है, HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने से गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा, HCF ज्ञात करने की कौशल की जांच, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाने में। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चों ने संकल्पनाएं सीख रखी हैं उनका प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए ये प्रश्न उसमें दे रखे हैं इस तरह का। ठीक है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। ये कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, उसमें से क्या है, ये दिया है कि निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। तो उपयुक्त सवाल, जो ये सवाल दिया हुआ है हमें हमारे पास,
उपयुक्त सवाल ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है, तो ये बताना है इसमें हमें। तो इसमें संश्लेषण की तरफ ये संकेत करता है, ज्ञान, बोधन या विश्लेषण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को विश्लेषण करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये जो प्रश्न दे रखा है, 10 दिन में इतने लीटर दूध बेचता है, तो वो विश्लेषण करेगा, है ना, दूध वाले से भी बात करेगा। तो ये ब्लूम के क्या है, विश्लेषण स्तर पर है, ठीक है, विश्लेषण दक्षता की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है। इसके अमूर्त परिणाम को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद इनमें से किस चरण में है, ठीक है, तो ये बताना है इसमें हमें ना। तो इसमें देखो, पहला दिया है हमारे पास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट दिया है हमारे पास संवेदी गतिक अवस्था। देखो कक्षा 5 में जो बच्चा होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होंगे, ठीक है, किसमें हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं के विकास की ओर, मतलब गणितीकरण बच्चे के किस क्षमताओं के विकास की ओर संकेत करता है, ये बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष और अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने से, या वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं को प्रभावी निष्पादन की स्वतंत्र रूप से ज्यामित प्रयोग का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। ऑप्शन नंबर डी है शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुमति देने की। इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला ही वर्ड देखो ये दिया हुआ है पूर्व धारणाओं को, जो उन्होंने, उनका मतलब पूर्व धारणा से मतलब है पूर्व ज्ञान जो उन्होंने सीख रखा है, ठीक है, पूर्व ज्ञान को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने से है, ठीक है। तो इस पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बतानी है, ठीक है। उसमें ये दे रखा है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, ठीक है, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक हो। तो ये तो उसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, है ना, तो जिसमें डी होगा वो तो होगा नहीं ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ए यानी कि ये और ये दोनों करेक्ट होंगे। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल हों, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, है ना। ये पूछ रहे हैं कि अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता बताओ, तो केवल हल किए गए अगर अभ्यास ही होंगे उसमें तो बच्चों को अभ्यास करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये भी विशेषता नहीं होगी। मोटे एवं भारी होना आवश्यक हो, ये भी एक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ए और ब, यानी कि उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों और स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 बल देती है, तो
जो हमारा करिकुलम है 2005 उसकी रूपरेखा किस पर बल देती है ये बताना है। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित चयनित मतलब कि कुछ ही जो चूज किए हैं उन्होंने उन्हीं शिक्षार्थियों को गणित पढ़ाया जाएगा, तो ये तो गलत है हमारा ऑप्शन। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थी तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्नलिखित उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तो इस पर क्या है, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 है वो इस चीज़ पर बल देती है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर है। तो इसमें अंतर बताना है हमें किसका, 5, 10 और 35। तो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। सबसे छोटा सारगुणज क्या होगा, एलसीएम, और सबसे बड़ा ये होगा हमारा एचसीएफ। ठीक, तो एचसीएफ तो हमें मिल जाएगा। एचसीएफ वो संख्या होती है जो जिससे ये तीनों संख्याएं कटती हैं। देखो 5 से कट जाएगी, 5 से ये भी कट रही है, 5 से ये भी कट रही है, 5 19 और 5 7 35। तो एचसीएफ तो इसमें मिल जाएगा हमारा 5। ठीक है, एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे, ये 5 दूनी 10, 5 7 35। तो कितना आएगा हमारा एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारा 5 गुणा 2 गुणा 7, यानी कि एलसीएम आएगा हमारा 70 और एचसीएफ कितना है हमारा 5। तो इनका अंतर पूछ रहे हैं कितना, क्या पूछ रहे हैं, अंतर पूछ रहे हैं दोनों का। तो अंतर निकालेंगे, अंतर कितना होगा, 70 माइनस 5 करेंगे तो 65 आ जाएगा। 65 देख लो, 65 किस कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। 105 का गुणनखंड निकालना है हमें, 105 के गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि बाद में क्या है 5 है, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 पंजे 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, फिर 7 से 7 1 7। तो 105 के गुणनखंड कितने आए हमारे, 3 गुणा 5 गुणा 7। तो देख लो कितने हैं, 1 2 3। गुणनखंडों की संख्या पूछ रहे हैं तो 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि समय अभी कितना हो रहा है, 2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट कितने पूछ रहे हैं कि 11:59। ठीक, इतने मिनट के पश्चात क्या समय होगा। तो इसमें जोड़ दो, है ना, इसमें जोड़ देंगे ऐसे 11:59, तो जोड़ देंगे। देखो इसमें, तो इसमें देखो जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये देखो 59 है ना, ये 59, इसमें अगर मैं एक जोड़ दूंगा यहाँ पे तो मेरा 60 मिनट हो जाएगी, और 60 मिनट को मैं लेके जाऊंगा फिर इधर, किधर, ये यहाँ पे 60 मिनट को हम लेके जाएंगे इधर, यानी कि ये हमारा 1 घंटा आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे कितना बचा, 17 में से एक यहाँ पे जोड़ा, 60 हो गया। एक को मैं फिर इधर लेके गया यहाँ पे ना 2 के पास, तो इसमें जोड़ देंगे हम, ये 1 घंटा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इधर कितनी बचेगी, 16 में से एक मैंने इधर ले लिया था, तो यहाँ पे हमारा बचा था ये 16। ठीक है, 17 में से ले लिया तो 16 बचा हमारा यहाँ पे ना, तो 16 बचेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 रेग 3 और ये हो जाएगा हमारा 14, 14:16, यानी कि 14 कब बजते हैं हमारे, पहले 12 बजते हैं, फिर 12 के बाद 1 बजेगा तो उसको 13 बोलते हैं हम, फिर 2 बजेंगे, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, 14। तो यानी कि हमारा कितना है, 2:16
AM। ये क्योंकि देखो ये कितना था, ये 2:17 PM था, यानी कि दोपहर के बाद का समय। तो जब इसमें हम इतने 11 घंटे और 59 मिनट जोड़ देंगे तो रात के कितने बज जाएंगे, 2:16 AM। तो ये रात का समय है, तो 2:16 देख लो इसमें, 2:16 हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। अब देखो समकोण आपको पता होना चाहिए, समकोण समकोण कितना होता है हमारा, समकोण हमारा होता है 90 डिग्री का। तो ये कह रहे हैं कि 3.5 समकोणों में, 3.5 पूछ रहे हैं, पहले 3 में निकाल लो। तो 3 में कितना होगा, 9 तिया 27, 270 डिग्री। फिर ये कह रहे हैं 3.5 कितना होता है, यानी कि 3 से ही 1/2, 3 का तो हमने निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे, 1/2 का। तो 90 गुणा 1/2 इसका निकालेंगे, तो ये जाएगा हमारा 45, है ना, 45 डिग्री। तो इसको जोड़ देंगे, है ना, इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 7 4 11 1, तो 315 हमारा आंसर आ जाएगा। 315 देख लो, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारे पास, 11 इकाइयों 11 इकाइयाँ 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े, है ना, 11 सैकड़े किसके बराबर है। तो भाई 11 इकाइयाँ कह रहे हैं, 11 इकाइयों का मतलब है 11, ठीक है, 11 इकाइयों का मतलब है 11, और 11 दहाई, 11 दहाई का मतलब है 11 गुणा 10, तो बराबर 110, है ना। दहाई कह रहे हैं ना, 11 दहाइयाँ, 11 इकाई का मतलब 11 गुणा 1, 11 गुणा 1, तो बराबर 11। 11 दहाई का मतलब है 11 दहाई का क्या मतलब है, यानी कि 11 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा 110। और 11 सैकड़े, यानी कि 11 सैकड़े, 11 सैकड़े का मतलब है 11 गुणा 100, यानी कि 1100। तो ये कह रहे हैं देख लो किसके बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना, जोड़ देंगे 1100 में 110 और 11, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये 1 आएगा, और 1 1 2 2 1 1221, ऑप्शन नंबर सी कितना आ रहा है हमारा आंसर, 1221 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारे पास, 509 और 3028 का योग है कितना, 509, ये कह रहे हैं कि 509 और 3028, तो 3028 ऐसे होगा, ठीक है। इनका योग पूछ रहे हैं, इनका योग बताओ। तो 9 8 17, है ना, 3 5 3, तो 35 37, देख लो कितना आ रहा, 3537। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी वर्ग का परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और किसी आयत का परिमाप की लंबाई कितनी है, 8। फिर कह रहे हैं यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो, तो वर्ग का कितना दिया हुआ, वर्ग का परिमाप दे रखा है हमारा 24, और फिर ये भी, ये किसके है, वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है ना, यानी कि आयत 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 का परिमाप भी कितना है हमारा 24, आयत का परिमाप भी 24 दे रखा है, और वर्ग का परिमाप भी 24 दे रखा है ना। तो आयत का क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रफल बताओ, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, और आयत की लंबाई भी दे रखी है इन्होंने, है ना, आयत की क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी, लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे, है ना, माना बी बराबर चौड़ाई कितनी है,
चौड़ाई को मान लेंगे हम b। तो परिमाप कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये आयत का परिमाप होता है। और आयत का परिमाप हमें यहाँ दे भी रखा है, कितना दे रखा है 24। तो यहाँ से मान रख लेंगे 2, एल का मान रखेंगे यहाँ पे 8 और प्लस बी और बराबर 24। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस बी बराबर 24/2। ये 2 बटे में जाएगा तो 2 से काट देंगे, ये आएगा हमारा 12। कितना आ रहा है अभी हमारा 8 प्लस बी बराबर 12। तो बी बराबर कितना आएगा, इसको इधर ले लाऊंगा मैं, है ना, 12 के पास। तो हो जाएगा 12 माइनस 8, तो बी बराबर 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अभी हमारे पास बी का मान आया है खाली। तो ये पूछ रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, यहाँ देख लो, आयत का क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल बताओ। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी हमारी, आयत की लंबाई इन्होंने दे रखी है 8, चौड़ाई कितनी है 4। तो कितना हो जाएगा 8 चौक, ये आएगा हमारा आंसर 32। 32 देख लो, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास संख्या संख्या ये संख्या दे रखी है कितना 12,345 में कितना 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है, वही माइनस करना है। ठीक है, तो स्थानीय मान आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, 12,345। अगर हम कह रहे हैं कि स्थानीय मान, ठीक, क्या कह रहे हैं स्थानीय मान, तो स्थानीय मान निकलता है ऐसे, जो 3 का निकालना है तो 3 गुणा कितने के स्थान पे है इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरा 300। तो 3 का स्थानीय मान तो 300 आ गया। और अंकित मान कितना होता है, अंकित मान देखो, जैसे ये मेरी संख्या दे रखी है 12,345, तो अंकित मान हमारा वही रहता है। अगर मैं अंकित मान पूछ रहा हूँ, देखो इसमें कितना पूछा है इन्होंने 3 का अंकित मान, तो वो 3 ही होगा। अगर मैं पूछूंगा कि 5 का अंकित मान बताओ, तो 5 होगा। 4 का अंकित मान 4 होगा। 3 का अंकित मान 3, है ना। 2 का अंकित मान पूछ लिया इन्होंने, ये तो 2 ही होगा। और अगर 1 का अंकित मान पूछ लिया 1। ठीक है, स्थानीय मान में क्या होता है, स्थानीय मान में हमें गुणा करनी होती है। जैसे कि 345 है, 4 का स्थानीय मान बताना है, तो 4 कितने के स्थान पे है दहाई के, तो मैं 10 से गुणा करूंगा तो 10 चौक ये 40 मेरा क्या आ जाएगा, इसका स्थानीय मान आ जाएगा इस तरह से। तो इन्होंने स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछा है, तो अंतर कर दो 300 माइनस 3, तो ये आ जाएगा मेरा 297। 297 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन है एक घन के 6 फलक होते हैं, सही बात है बिल्कुल, ये तो ऑप्शन सही है हमारा, है ना। 6 ही तो फलक होते हैं, घन ऐसा होता है, ये इस तरह से होता है हमारा घन। तो एक ऊपर का, एक नीचे का, 2 एक इस साइड का, इस साइड का 4, और एक ये फ्रंट वाला हमारी तरफ, और एक ये पीछे वाला, तो 6। तो 6 फलक होते हैं, सही बात है। 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर इतना होता है, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि देखो ये पे हमारा कितना होता है लीटर, फिर हमारा डेसी होता है, फिर हमारा सेंटी होता है, और सबसे बाद में होता है हमारा मिली लीटर, है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि 1 मिलीलीटर में, तो 1 मिलीलीटर में पूछ रहे हैं, तो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उससे क्या करते हैं 1/10। और अगर सेंटीमीटर में मिलीलीटर पूछेंगे तो 1 गुणा 100 करेंगे। ठीक है, तो 1/10 का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑप्शन ये भी हमारा सही है। फिर कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं 0.10 इसके समान है, तो ये भी सही है। इसके सामने मैं 1 जीरो और लगा दूंगा तब भी ये 0.1 के समान रहेगा।
2 जीरो लगा दूंगा तब भी इसके समान रहेगा। अगर मैं ये दशमलव हटा दूं तब ये बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। अगर ये दशमलव है यहाँ पे तो ये 1 के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। फिर पूछ रहे हैं कि 56, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, क्योंकि ये कितना होगा हमारा 56,700 है ना, 56 किलो 700 ग्राम इतना हो जाएगा ये हमारा। और इन्होंने कितना दे रखा है, 5,670 ग्राम। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, नदी में एक नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा और दूसरी नाव की चाल 23 किमी प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी कितनी है। तो 3.5 घंटे बाद पूछ रहे हैं, मेन हमारे क्या है इसमें, ये 3.5 घंटे के बाद पूछ रहे हैं वो। तो 3.5 घंटा, 3.5 कितना होता है हमारा, 3.5 होता है हमारा 3 से 1/2, यानी कि से गुणा करूँगा मैं, 2 तिया 6 और एक 7/2 घंटे। कितना हो गया हमारा 3.5 घंटे, कितना आ गया 7/2 घंटे। तो यहाँ देखो पहली नाव ना, तो पहली नाव 3.5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, तो गुणा कर देंगे है ना, इससे 20 की गुणा कर देंगे। 3.5 घंटे में कितने होंगे ये, गुणा 7/2, इसको काट देंगे तो ये आएगा मेरा कितना, 70 किलोमीटर, ठीक है। इतनी स्पीड है ना उसकी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, और 3.5 घंटे में बताना है कितनी जाएगी, तो 70 किलोमीटर जाएगी वो 3.5 घंटे में, ठीक है। अब दूसरी नाव का निकाल लेते हैं ऐसे ही, दूसरी नाव। तो दूसरी नाव कितना है, ऐसे ही निकाल लेंगे, 23 गुणा 7/2। तो इसको देखो काटेंगे, 2 एकम 2, फिर काटूंगा मैं इसको, 2 एकम 2, और ये 11.5 आएगा हमारा, ठीक है। और इसकी जब मैं गुणा करूंगा, इसकी 11.5 की, तो 7×5 = 35, 7 और 3 10, फिर 1 बचेगा, 7 और 1 8, तो 80, ये आ जाएगा हमारा 80.5। तो ये इतने किलोमीटर जा रही है ना। तो ये कह रहे हैं उनके बीच की दूरी पूछ रहे हैं कि बीच की दूरी, तो दूरी पूछ रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, यानी कि 80.5 में से माइनस कर देंगे कितना, 70, और घटाएंगे तो ऐसे घटाएंगे, ठीक है। तो ये 5 आएगा हमारा, और 80 में से 70 जाएंगे 10, तो 10.5 हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है संख्या, ये संख्या दे रखी है हमारे पास, ठीक है, 90,707, और इसको क्या करना है, 9 से भाग देने पर शेषफल बताओ। तो भाग दे लो भाई, कितना आएगा, 90,907 ना। देखो 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, तो ये जब हमारा पूरा पूरा कट जाता है ना, ठीक है, तो ऊपर से कितना आएगा हमारा 0। अब 0 में जब 9 का पहाड़ा नहीं जा रहा है, तो 9 का पहाड़ा ना जाने की क्या करते हैं हम, यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर ऊपर से क्या उतारेंगे, 7। अब देखो अब ये 0 7 हो गया, यानी कि अब भी पहाड़ा नहीं जा रहा है, तो फिर एक और 0 लगाएंगे हम, ठीक। फिर ऊपर से एक और संख्या उतारेंगे, 70। अब 70 हो गया, अब पहाड़ा क्या जाएगा, अब पहाड़ा चले जाएगा, तो 9 सत्ते 63। अब घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 7। अब फिर ऊपर से क्या किया मैंने, फिर ऊपर से उतारूंगा मैं 7, है ना, तो 77 हो गया हमारा। अब फिर 9 सत्ते नहीं, 9 अट्ठे 72, 72, तो 7 में से 2 जाएंगे, कितना बच रहा है हमारा, 5, 5 बच रहा है। तो यही तो पूछ रहे हैं वो कि शेषफल बताओ, भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है,
शेष फल बच रहा है हमारा 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये के भाव से खरीदती है ना। 1500 किलो मछली खरीदी उसने 25 रुपये किलो के भाव से, और सुखाकर 80 के भाव से बेच दी उसने, 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। तो कितने पैसे कमाए उसने, ये इसमें हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले से 1500 किलो दे रखा हमारे पास, ये तो कितना है, ये बाहर निकाल लेंगे इसका, है ना। 1500 का 1/3 निकाल लेंगे, 1/3, तो 3 पंजे 15, कितना आएगा हमारा, ये आ गया हमारा 500 किलो। ठीक है, 500 किलो, ये 1/3 आया है 1500 का, 1/3 भाग आ गया हमारा, है ना, 500 किलो। फिर अब हम क्या करेंगे, तो 1500 किलो मछली जो है वो कितने रुपए की है, अब ये इसका निकाल लेंगे हम, है ना। 1500 किलो जो ताज़ा मछली खरीदी उसने, वो निकाल लेंगे कितने की है। तो हम क्या करेंगे, 1500 गुणा 25 करेंगे, है ना, 25 करेंगे तो ये आएगा हमारा 0,0573। ठीक है, तो 37,500, 37,500, यानी कि ताज़ा मछली कितने की खरीदी उसने, 37,500 रुपये की खरीद ली उसने ताज़ा मछली। फिर सुखा के उसने बेची है वो, तो सुखाने पे कितना है, सुखाने के बाद तो उसका वजन कितना था, इतना था, है ना। 15 की ताज़ा मछली का भार कितना था, ये 1500 किलो, और सुखाने के बाद कितना रह गया हमारे पास, 500 किलो। तो 500 किलो का जब हम निकाल लेंगे इसमें, 500 किलो का निकाल लेंगे, कितने रुपए बेची है उसने, 80 रुपये बेची है। तो इसका देख लो, सुखा कर, है ना, कह रहे उनको सुखा कर 80 रुपये बेची है। ताजी उसने इस रेट से खरीदी थी 25, सुखाने के बाद उसने 80 के बाद 80 रुपये के उस हिसाब से बेची है ना। तो 8 पंजे 40, और 1 2 3, 1 2 3, तो यानी कि ये 40,000 रुपये की उसने क्या करा, बेच दी। तो हमें पूछ रहे हैं कि कितना कमा रही है वो, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 40,000 में से घटा देंगे 37,500, तो घटा दो 0 0, ये 10 में से 5 आएगा 5, और 9 में से 7 2, तो 2500 रुपये कमा रही है वो, कितना, 2500 रुपये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न प्रतिरूप को देखिए, 9-1 = 1, 98-2। देखो ये प्रतिरूप दिया है इन्होंने, देखो 1 माइनस कर रहे हैं तो, और भाग दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 2 माइनस कर रहे हैं तो कितना है 1 और 2 मिल रहा है, 3 माइनस कर रहे हैं तो 1 2 3 मिल रहा है, 4 माइनस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 1 2 3 4, और अगर मैं 5 माइनस करूँगा, है ना, अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 1 2 3 4 5। इसका मतलब तो यही है ना, सीरीज बन रही है ना, यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 2 मिला, यहाँ 1 2 3 मिला, यहाँ 1 2 4, और इसके बाद अगर मैं देखूंगा तो 1 2 3 4 5 मिलेगा। अभी ये कितना कह रहे हैं, देखो यहाँ कितना है, ये 6 माइनस किया है इन्होंने, तो अगर 6 माइनस करेंगे हम तो कितना मिलेगा 1 2 3 4 5 6, तो इतना मिलेगा। ये देख लो हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक बोतल में 750 मिलीलीटर, कितना भाई 750 mm, ठीक, मिलीलीटर, ml सॉरी, ये है 750 ml जूस भरा जाता है, और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो 450 लीटर कह रहे हैं, कितना लीटर, लेकिन पैक किस में करना है हमें, मिलीलीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 450 लीटर को बदलना पड़ेगा किस में,
मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं भाई, ठीक। 1 लीटर में, क्योंकि देखो लीटर होता है, फिर हमारा कितना होता है डेसीलीटर, फिर सेंटी और फिर मिली। ये तो अगर एक में पूछ रहा हूँ मैं 1 लीटर में, तो 1 2 3, 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होंगे 1000, सेंटी पूछूंगा तो 100, डेसी पूछूंगा तो 10। इसलिए अगर 1 डेसी में पूछेंगे तो ये 100 इस तरह से। सेंटी में पूछ रहे हैं 1 सेंटी में मिलीमीटर तो 10 होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो इसको क्या करेंगे हम, 1000 से भाग दे देंगे, 450, 1000 से गुणा करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे तो 3 जीरो और आ जाएगी। तो कितना आ गया, अभी इतना हमारा आ गया मिलीलीटर, इतने ml आ गया। और कितनी बोतलों में भरना है, यानी कि एक बोतल में भरा जाना है 750। तो 750 से इसे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। 750 से भाग देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 0 से 0, और कितना आएगा, ये आएगा हमारा 600, ठीक है। तो 600 बोतल आएंगे हमारी ये, ठीक है, यानी कि 600 बोतलों में भरा जाना है। तो ये कह रहे हैं कि 450 लीटर के जूस के लिए, है ना, आवश्यक कार्टूनों की संख्या, ठीक है। और ऐसी 6 बोतलों में भी कह रहे हैं वो, है ना, 6 बोतलों में कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कार्टून की संख्या कितनी हो जाएगी, 600 को हम भाग दे देंगे कितने से, 600 को भाग दे देंगे 6 से, ठीक है। तो कार्टून की संख्या निकल जाएगी हमारा, है ना, कितने कार्टूनों की संख्या आवश्यकता होगी, तो ये आ जाएगा हमारा 100। 100 देख लो, 100 हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बॉक्स दे रखा है कोई, है ना, ये, ठीक है। तो ये इसके अंदर की कह रहे हैं, है ना, यानी कि वही आयतन निकालना है। लंबा ये दे रखी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करना है, यानी कि इस ये कोई बक्सा है और इसके अंदर छोटे छोटे घन पैक करने हैं, कितने, इतने। तो पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, तो इसका क्या करेंगे भाई, हम आयतन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे, घनाभ का आयतन, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेगा आपको, होता है L इंटू बी इंटू एच। तो कितना आएगा, L कितना है 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है, 2 तिया 6 चौक, ये आएगा हमारा 24, है ना। तो कितना आ गया 24। अब हम क्या करेंगे, इसमें पैक करना है, किसमें, 8664, है ना। तो इसमें पैक करना है तो हम 24 से इसको भाग दे देंगे, ठीक, तभी तो होगा, वो पैक कर पाएंगे। भाग करने के बाद निकल जाएगा हमारा जितने इसमें हमें पैक करने हैं, तो भाग देंगे हम, से काटने पे आएगा हमारा 361। 361 देख लो, ऑप्शन नंबर सी वही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए, है ना। ये प्रश्न पूछा गया कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से, ठीक है, पूछा गया यह सवाल किसकी ओर संकेत करता है, ये बताना है। तो उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि समायोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रट्टे पर आधारित है। तो रटने वाला तो हमारा गलती होता है हमेशा, ठीक है। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह समायोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 54 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि ये दे दिया हमारे पास 0.50 और 0.5, भाई इनमें उदाहरण के लिए पूछ लिया कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, ठीक है। 0.5, 0.5, 0
ये 50 है, 0.50, 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है, तो ये बताना है हमें। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, कक्षा में इस प्रकार के सवालों का अभ्यास का अभाव, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या को निरूपण के मूर्त अनुभव का अभाव, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही का बरतना। ये तो नेगेटिव है हमारा बिल्कुल। देखो इसमें क्या है, बच्चा ना समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको पता है क्या कि अगर किसी संख्या के सामने मैं 0 लगाऊंगा तो वो बड़ी हो जाएगी, तो उसके दिमाग में ये भ्रांति पैदा हो रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, उसके मन में ये भ्रांति पैदा हो रखी है, मतलब ये संकल्पना बना रखी है उसने कि भाई 5 के सामने अगर 0 लगाएंगे, हम जितनी ज़्यादा 0 लगाएंगे वो बड़ा होती चली जाएगी संख्या। लेकिन उसको दशमलव का नहीं पता है कि अगर दशमलव है तो इन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती हमारे इस साइड, है ना। अगर दशमलव इसके पहले 0 आएगी तब इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इसकी भ्रांति उसके मन में पैदा हो रखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। 5 स्तर हैं, ठीक है। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज भेज दिए गए। वह बहुभुजों की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वैन हीले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है? वही ये ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है, अभी बच्चा देखने के बाद क्या कर रहा है, वो अपने मन में इमेज बना रहा है ना। देखने के बाद अगर बच्चा किसी भी चीज़ को देखता है ना, त्रिभुज देखा उसने, ये स्क्वायर देखा ना, ये स्क्वायर देखा, तो ये आयत देखी है ना, तो वो क्या करेगा, अगर दरवाजे को देख रहा है तो उससे रिलेट कर लेगा, मेज को देख रहा है तो उससे रिलेट कर लेगा स्क्वायर को, है ना। तो वो क्या है, यानी कि देख कर चाक्षुषीकरण करके ही तो वो कर रहा है, देख कर क्या कर रहा है, वो उनको रिलेट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे क्या हैं, इनमें से वो बताना है हमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन, चाक्षुष समन्वयन, कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा संक्रियाओं, संकेतों, घड़ी, वो क्या है, यही वो जो लास्ट में हमने दिया ना, ये चाक्षुषीकरण वाला ऑप्शन बताया आपको, ये प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो क्या है, वो रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, किस चीज़ से, घड़ी को देखकर, है ना, 2 कांटे उसके, और विभिन्न सिक्कों को देखकर, यानी कि सिक्का भी गोल होता है, घड़ी भी गोल होती है। ठीक है, तो उसको समझ आ रहा है कि भाई जो चीज़ें गोल होती हैं उनको क्या व्रत बोलते हैं ना। तो जो चीज़ें गोल होती हैं तो अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, इसका निहितार्थ है, यानी कि चाक्षुषी प्रक्रमण योग्यता जैसे इसमें विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है। ठीक है, क्योंकि वह केंद्रित है, किस पर केंद्रित है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर। ये तो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, ये देखो याद करना यानी रटने से संबंधित है, तो रटने वाला हमारा हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए वो गलत हो जाता है ऑप्शन। नियमित गृह कार्य,
होमवर्क भी नहीं बच्चे को ज़्यादा उस पर भी फोर्स नहीं करता है ये, ठीक है। तो गतिविधियों शामिल करते हुए, गतिविधियों में यानी कि एक्टिविटी में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, है ना। जब वो सक्रिय भागीदारिता करेंगे किसी भी एक्टिविटी में, तो उस पर क्या है, वो रचनावादी उपागम होगा उनका, और उस पर ही क्या है 2005 का जो हमारा पाठ्यचर्या है वो बल देती है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख हैं, ठीक है। तो इसमें 15 अथवा किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त तरीकों की संकल्पना को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बताना है हमें, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। अगला है क्षेत्रफल संचयी प्रकृति, ठीक है। गुणन संचयी प्रकृति, अभाज्य संयुक्त प्रक्रिया पहचान, आयत का क्षेत्रफल तो इसमें पढ़ाएंगे नहीं हम, क्षेत्रफल भी नहीं इसमें पढ़ाएंगे। गुणन संख्याओं के उत्पाद के रूप में संख्याओं को प्रदर्शन करने की संचय प्रतीक, गुणात्मक अस्मिता, अभाज्य संयुक्त पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का, देखो इसमें भी आयत का क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन संचय प्रकृति, गुणन अस्मिता अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ पे भी क्षेत्रफल है, यहाँ पे भी क्षेत्रफल है, इसमें नहीं दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।